हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो अभी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं राउरकेला स्टील प्लांट का क्वेश्चन पेपर, जिसका एग्ज़ाम 27 दिसंबर 2022 को हुआ है। तो मैंने तो ये एग्ज़ाम दिया नहीं है एक्चुअली में। मैंने ये जो क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन है वो मैंने अरेंज किए हैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने पढ़ाया है, और आप लोगों में से किसी ने भी कमेंट्स भी किया था, है ना। इसके अलावा कुछ लोगों ने मुझे मेल भी किया है क्वेश्चंस, तो वहाँ से मैंने टोटल 42 क्वेश्चंस अरेंज किए हैं। ठीक है, बाकी के 8 क्वेश्चन अभी भी छूटे हैं क्योंकि 50 क्वेश्चंस पूछा गया था। तो अगर आपको जो क्वेश्चन छूटे हैं वो आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूरा कवर हो जाए। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन मुझे पूरे नहीं मिल पा रहे थे, तो मैंने कुछ एक आध ऑप्शन भी ऐड किया है अपने से। ठीक है, बाकी तो पूरा क्वेश्चन पेपर सिमिलर है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन का सीक्वेंस तो मतलब अलग अलग है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है आते जाएगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी डिटरमाइंड बाई आइजोड टेस्ट। तो आइजोड टेस्ट जो एक इम्पैक्ट टेस्ट है, इससे हम कौन सी प्रॉपर्टी पता करते हैं। ठीक है, टेंसाइल प्रॉपर्टी, टफनेस, हार्डनेस या फटिंग। तो देखो, राइट आंसर है यहाँ पे टफनेस। ठीक है, आइजोड और चारपी दो इम्पैक्ट टेस्ट होते हैं, इससे हम मटेरियल के टफनेस पता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओर ऑफ कॉपर इज। तो कॉपर का ओर इनमें से कौन सा है, गैलेना, वुल्फ्रामाइट, स्फेलेराइट या चाल्कोपाइराइट। तो राइट आंसर है यहाँ पे चाल्कोपाइराइट। ठीक है, ये कॉपर का ओर है। बाकी गैलेना तो आपका लेड का ओर है, स्फेलेराइट जिंक का ओर है, वुल्फ्रामाइट ये आई थिंक टंगस्टन का ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज। एल्यूमिनियम का ओर कौन सा है, इल्मेनाइट, लिमोनाइट, बॉक्साइट या कैसेटराइट। तो राइट आंसर है बॉक्साइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो इनमें से कौन सा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पे बेस्ड है। ऑप्शन है एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी या हीट कैपेसिटी। तो राइट आंसर है यहाँ पे एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी सेकेंड लॉ में ही एंट्रोपी आता है ना। इससे पहले फर्स्ट लॉ होता है। फर्स्ट लॉ में क्या लिमिटेशन होता है कि वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई ये बताता है, बट किस डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म होगा वो नहीं बता पाता। ठीक है, तो उसी के लिए ही डायरेक्शन बताने के लिए एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस किया गया था सेकेंड लॉ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ AA2024 इज। ये 2024 एक अलॉय है, इसका कॉम्पोजिशन पूछा गया, मतलब किससे मिलके बना है। ऑप्शन है एल्युमिनियम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम मैग्नीज, एल्युमिनियम निकल या एल्युमिनियम कॉपर। तो राइट आंसर है यहाँ पे एल्युमिनियम और कॉपर, इन दोनों से बना होता है ये जो है अलॉय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस इज। तो ब्लास्ट फर्नेस का कौन सा प्रोडक्ट है, रॉट आयरन, कास्ट आयरन, मैलेबल आयरन या पिग आयरन। तो राइट आंसर यहाँ पे पिग आयरन। ठीक है, आप लोग को सबको ही पता होगा, पिग आयरन इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई अलॉय इज ए अलॉय ऑफ। तो वाई अलॉय किसका अलॉय होता है, एल्युमिनियम कॉपर का, एल्युमिनियम निकल का, एल्युमिनियम मैग्नीज का या एल्युमिनियम जिंक का। तो राइट आंसर है यहाँ पे एल्युमिनियम निकल। ठीक है, एल्युमिनियम और निकल का अलॉय है वाई अलॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन मेटल इज एन अलॉय ऑफ। गन मेटल किसका अलॉय है, कॉपर, एल्युमिनियम, कॉपर टीन, कॉपर सिल्वर या कॉपर निकल। तो राइट आंसर यहाँ पे कॉपर और टीन का अलॉय होता है ये गन मेटल जो है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अलॉय से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, मैंने जो एक वीडियो बनाया था ना इंपॉर्टेंट टॉपिक करके, उसमें भी मैंने बताया था कि जो कॉपर का अलॉय होता है, कॉपर एल्युमिनियम का जो इंपॉर्टेंट अलॉय है, वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं हर बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल मेटल इज एन अलॉय ऑफ। बेल मेटल किसका अलॉय है, कॉपर टीन, कॉपर निकल, कॉपर जिंक या कॉपर सिल्वर। तो यहाँ पे राइट आंसर है कॉपर टीन। ठीक है, तो बेल मेटल हो गया, और जो गन मेटल है दोनों का जो मेन कॉम्पोजिशन होता है ना, वो कॉपर और टीन ही होता है। यहाँ पे बेल मेटल में कॉपर यहाँ पे 78% लगभग पाया जाता है, नहीं 88%, टीन लगभग 10% और 2% जिंक भी होता है इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में कितना सिल्वर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर, तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले, 0%, 2%, 4% या 10%। तो राइट आंसर है यहाँ पे 0%। ठीक है, जर्मन सिल्वर में जर्मन नहीं होता है, हालांकि इसका नाम है जर्मन सिल्वर। इसमें एक्चुअली में ये निकिल का अलॉय होता है, ये निकिल, कॉपर और कुछ और एलिमेंट होते हैं, इसका अलॉय होता है। ये एक्चुअली में दिखने में सिल्वर के जैसे दिखता है ना, इसलिए इसको जर्मन सिल्वर बोलते हैं, और इसमें सिल्वर एज अलॉइंग एलिमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ एल्यूमिनियम इज। तो एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं। ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोविनिंग, हाइड्रोमेटलर्जी या हाइलाइट मेटलर्जी। तो राइट आंसर है यहाँ पे इलेक्ट्रोविनिंग। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमेटलर्जी के अंदर आता है इलेक्ट्रोविनिंग प्रोसेस। तो जब हम किसी मेटल का उसके ओर से
इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोविनिंग, है ना। और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होता है, यहाँ पे हम मेटल जो हमें मिला है जिसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा है उसकी रिफाइनिंग के लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं, जैसे कॉपर का इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कलर इज़ यूज्ड ऑन पैटर्न टू मार्क द सरफेस टू बी मशीन्ड। तो जो पैटर्न आता है ना, पैटर्न बनता है, पैटर्न में अलग अलग कलर कोडिंग होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जिस सरफेस को मशीन करना है ना, जिस सरफेस को मशीन का रिक्वायरमेंट होगा उस सरफेस को कौन से कलर से उसको कलर किए जाते हैं, है ना। ऑप्शन है रेड, येलो, ग्रीन या ब्लैक। तो राइट आंसर है यहाँ पे रेड, ठीक है। तो पैटर्न के जिस हिस्से में रेड रेड कलर होगा, है ना, तो जो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उस हिस्से को मशीनिंग करने की ज़रूरत होगी, तो वो रेड रेड कलर से दिखाया जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लैग फॉर्म इन कॉपर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो कॉपर के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में कौन सा स्लैग फॉर्म होता है ना, यहाँ पे है Cu2S, यहाँ पे CuSiO3, Fe2 या 2FeSiO2। तो राइट आंसर है यहाँ पे ये वाला FeO.SiO2, ठीक है। ये स्लैग एक्चुअली में बनता है कॉपर के एक्सट्रैक्शन के टाइम पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉमनी टेस्ट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन। तो जॉमनी टेस्ट क्या चीज़ डिटरमाइन करता है ना। ऑप्शन है हार्डनेस, हार्डनेबिलिटी, स्ट्रेंथ या डक्टिलिटी। तो राइट आंसर है यहाँ पे हार्डनेबिलिटी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल्स आर मेड बाई। तो रेल का जो ट्रैक होता है, जो पटरी होती है, वो किस प्रोसेस के थ्रू बनता है। ऑप्शन है फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, डीप ड्राइंग या रोलिंग। तो राइट आंसर है रोलिंग, ठीक है। ब्लूम का जब हम रोलिंग करते हैं, ब्लूम का रोलिंग करके हम बनाते हैं रेल्स, ठीक है। इसको भी याद रखिए, कई बार इसको भी पूछ सकता है कि किससे बनता है, तो ब्लूम आंसर होगा वहाँ पे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग स्टील। तो स्प्रिंग स्टील की कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मेन प्रॉपर्टी। ऑप्शन है डक्टिलिटी, प्लास्टिसिटी, रेजिलेंस या फटिग। तो राइट आंसर है यहाँ पे रेजिलेंस, ठीक है। रेजिलेंस स्प्रिंग स्टील की मेन प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन कंटेंट इन हाइपोयूटोक्टॉइड स्टील। हाइपोयूटोक्टॉइड स्टील में कार्बन परसेंटेज कितना होता है। ऑप्शन है एबो 0.77, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है 0.77, ऑप्शन सी है बिलो 0.77 या नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा बिलो 0.77, ठीक है। क्योंकि यूटोक्टॉइड स्टील का कॉम्पोजिशन कितना होता है 0.77, और यूटोक्टॉइड स्टील के कॉम्पोजिशन से अगर कम है 0.77 से कम है तो उसको हम बोलते हैं हाइपो यूटोक्टॉइड स्टील, और 0.77 से ज़्यादा है तो हाइपर यूटोक्टॉइड स्टील, ठीक है। बस शब्द का अंतर है, हाइपो मतलब कम हो गया, हाइपर मतलब ज़्यादा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर एट विच यूटेक्टॉइड रिएक्शन अकर। तो किस टेम्परेचर में यूटेक्टॉइड रिएक्शन होता है। 910 डिग्री सेल्सियस, 1143, 1394 या 723 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर है यहाँ पे 723 डिग्री सेल्सियस में होता है यूटेक्टॉइड, है ना। यूटेक्टिक आपका होता है 1143 में, यूटेक्टॉइड होता है 1394 में, ठीक है। और ये 910 डिग्री सेल्सियस तो जो फेराइड जो है ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है ना, वो टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इन HCP क्रिस्टल। तो HCP स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितना होता है। ऑप्शन है 2, 4, 6 या 1। तो राइट आंसर है यहाँ पे 6, ठीक है। और FCC के केस में होता है 4, BCC के केस में होता है 2, और सिंपल क्यूबिक के केस में होता है 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैकिंग इफिशियंसी फैक्टर, है ना, एटॉमिक पैकिंग इफिशियंसी होता है एक्चुअली में ये, ऑफ डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल। तो डायमंड क्यूबिक का APF एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है। ऑप्शन है 0.68, 0.74, 0.34 या 0.72। तो राइट आंसर है यहाँ पे 0.34, ठीक है। 0.68 आपका होता है BCC का, 0.74 होता है FCC और HCP दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज डोप्ड इन सिलिकॉन टू फॉर्म एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो किस एलिमेंट का डोपिंग किया जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। ऑप्शन है थोरियम, बोरॉन, आर्सेनिक या जर्मेनियम। तो राइट आंसर है यहाँ पे आर्सेनिक, ठीक है। आर्सेनिक का यूज़ करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। इसके अलावा और भी अलाउइंग एलिमेंट है, 3 और है, इसका करते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, पी टाइप कैसे बनता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईचिंग रिएजेंट फॉर ग्लास, ठीक है। तो ग्लास के लिए ईचिंग रिएजेंट कौन सा होता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे HCl, H2SO4, HF या NOH। तो राइट आंसर यहाँ पे HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग ईचिंग रिएजेंट फॉर ग्लास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ बेसिमर कन्वर्टर। तो बेसिमर कन्वर्टर का प्रोडक्ट कौन सा है? पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन या स्टील? तो बहुत सिंपल है, इसका आंसर है स्टील। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इज बेस्ड ऑन विच लॉ? ठीक है, तो ये लॉ तो आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये कौन से लॉ पे बेस्ड है आपको बताना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चार्ल्स लॉ या न्यूटन्स लॉ? तो बहुत ही सिंपल आंसर है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है। ठीक है, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ कार्बन हैज़ फ्लैट सरफेस? तो कार्बन के किस फॉर्म का सरफेस जो फ्लैट होता है ना? ऑप्शन है यहाँ पे कार्बन नैनो ट्यूब्स, डायमंड, एमॉर्फिन या ग्रेफाइन? तो राइट आंसर है यहाँ पे ग्रेफाइन। ठीक है, ग्रेफाइन का ऐसा फ्लैट सरफेस होता है, इस तरीके से सिंगल लेयर का ये स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच आयरन ओर इज़ मोस्टली यूज फॉर आयरन मेकिंग? तो इसमें से कौन से ओर का यूज़ हम जनरली आयरन मेकिंग में करते हैं ज़्यादातर? ऑप्शन है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट या इल्मेनाइट? तो राइट आंसर है यहाँ पे हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट का ही सबसे ज़्यादा उपयोग होता है आयरन मेकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ कार्बन इज़? तो सबसे रिएक्टिव फॉर्म ऑफ कार्बन कौन सा है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, चारकोल या कोक? तो राइट आंसर यहाँ पे चारकोल। ठीक है, चारकोल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फॉर्म होता है कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉगिंग इज़ रिलेटेड टू विच प्रोसेस? तो कॉगिंग जो होता है कौन से प्रोसेस से रिलेटेड होता है? हॉट फोर्जिंग, कोल्ड फोर्जिंग, एक्सट्रूजन या कास्टिंग? तो राइट आंसर है यहाँ पे हॉट फोर्जिंग। ठीक है, कॉगिंग एक हॉट फोर्जिंग प्रोसेस होता है, इसके थ्रू हम लोग जो इसमें जो फ्लो लाइंस होती है ना उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, फ्लो लाइंस मतलब जब हम किसी मटेरियल को फोर्जिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, तो ऐसे कोई मटेरियल तो उसमें ऐसे फ्लो लाइन जनरेट होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने फोर्जिंग के थ्रू ऐसे स्पैनर बनाया, ठीक है, तो इसमें एक फ्लो लाइन है, तो ऐसे ये फ्लो लाइन इसके आप जो आप डिफॉर्म कर रहे हो है ना, जो जो डिफॉर्म का डायरेक्शन उसके बेस पे डिपेंड करता है। ये जो फ्लो लाइन है ना मटेरियल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है, तो कॉगिंग के थ्रू फ्लो लाइन को भी कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन अलॉइंग एलिमेंट इन स्टेनलेस स्टील इज? तो स्टेनलेस स्टील में अलॉइंग एलिमेंट कौन सा होता है? टंगस्टन, क्रोमियम, जिंक या कॉपर? तो राइट आंसर है यहाँ पे क्रोमियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरग्रैनुलर कोरोजन अकर्स? ऑप्शन है अलॉन्ग द ग्रेन बाउंड्री, अलॉन्ग द ग्रेन, और सेकंड ऑप्शन अलॉन्ग द ग्रेन बाउंड्रीज, ऑप्शन सी है एट द सरफेस, ऑप्शन डी है इन द कोर ऑफ द मेटल। ठीक है, तो इंटरग्रैनुलर करोजन देखो नाम से ही पता है, इंटरग्रैनुलर मतलब अलॉन्ग द ग्रेन बाउंड्री, जैसे ग्रेन बाउंड्री है ना, तो आपका जो कोरोजन है वो ग्रेन बाउंड्री में ही होगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अलॉन्ग द ग्रेन बाउंड्रीज। ठीक है, अगर यहीं पर ट्रांस ग्रैनुलर लिखा होता तो ट्रांस ग्रैनुलर का मतलब होता है ग्रेन्स के अंदर। ठीक है, तो अलॉन्ग द ग्रेन्स आता ऑप्शन आंसर, यहाँ पे आएगा अलॉन्ग द ग्रेन बाउंड्री अगर इंटरग्रैनुलर करोजन है तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इन स्टेनलेस स्टील विच मेटल ऑक्साइड फॉर्म ऑन सरफेस, है ना, इन स्टेनलेस स्टील विच मेटल फॉर्म ऑक्साइड ऑन सरफेस? तो स्टेनलेस स्टील में ऑक्साइड का लेयर कौन बनाता है? कौन सा मेटल ऑक्साइड का लेयर बनाता है? ऑप्शन है निकल, आयरन, क्रोमियम या जिंक? तो राइट आंसर है यहाँ पे क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम ही मेन अलॉइंग एलिमेंट होता है स्टेनलेस स्टील में, और क्रोमियम ही क्या करता है ना स्टेनलेस स्टील के ऊपर एक क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 का एक लेयर बनाता है। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ये फर्दर जो है कोरोजन से स्टेनलेस स्टील को बचाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्राइमरी स्टील मेकिंग इज कम्स अंडर विच प्रोसेस? ठीक है, तो प्राइमरी स्टील मेकिंग किस प्रोसेस के अंदर आता है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, स्मेल्टिंग या रोस्टिंग? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। ठीक है, वहीं अगर ब्लास्ट फर्नेस का पूछा जाता है तो वहाँ पे होता रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आयरन मेकिंग रूट इज़ मोस्ट कन्वीनियंट रूट ऑफ आयरन मेकिंग? तो सबसे कन्वीनियंट रूट ऑफ आयरन मेकिंग कौन सा है आज के समय में? ऑप्शन है रोटरी किलन, ब्लास्ट फर्नेस, मिड्रिक्स या कोरिक्स प्रोसेस? तो राइट आंसर है यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है अभी के समय में आयरन के प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फेरोडाइजिंग इफेक्ट, ये क्या करता है? इम्प्रूव मशीनेबिलिटी एंड इम्प्रूव डक्टिलिटी ऑफ लो कार्बन स्टील। सेकेंड है इम्प्रूव मशीनेबिलिटी एंड इम्प्रूव डक्टिलिटी ऑफ हाई कार्बन स्टील। ऑप्शन सी है इम्प्रूव मशीनेबिलिटी एंड रिड्यूस डक्टिलिटी ऑफ लो कार्बन स्टील, या ऑप्शन डी है इम्प्रूव मशीनेबिलिटी एंड रिड्यूस डक्टिलिटी ऑफ हाई कार्बन स्टील। तो देखो राइट आंसर यहाँ पे होगा इम्प्रूव मशीनेबिलिटी एंड इम्प्रूव डक्टिलिटी ऑफ हाई कार्बन स्टील। ठीक है, तो
इस फ्लोराइजिंग हीट ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, जो हाई कार्बन मेटल होता है जनरली, जो कास्ट आयरन वगैरह होता है, उसको हाई टेम्परेचर में हम बहुत सारे समय तक के लिए रखते हैं। तो उससे क्या होता है, जो कार्बन जो होता है ना, वो ऐसे नॉडुलर फॉर्म में आ जाता है, स्फेरिकल फॉर्म में, है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं स्फेरोडाइजिंग। ये क्या करते हैं ना, कास्ट आयरन का जो डक्टिलिटी है और मशीनेबिलिटी इसको बढ़ा देता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टूल इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग सैंड फ्रॉम मोल्ड। तो मोल्ड में जो सैंड है उसको क्लीन करने के लिए हम कौन से टूल का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है रिडल, शॉवेल, स्वैब या ट्रॉवेल। तो राइट आंसर है यहाँ पे स्वैब। ठीक है, स्वैब का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस हैज़ लेस टेंडेंसी टू डिजॉल्व इन स्टील। ठीक है, तो इनमें से कौन से गैस का जो टेंडेंसी होता है डिजॉल्व होने की स्टील के अंदर वो कम होती है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या आर्गन। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आर्गन। ठीक है, क्योंकि बाकी जो गैसेस है वो डिजॉल्व हो जाती है मेटल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फ्लक्स इज़ यूज्ड इन आयरन मेकिंग। तो आयरन मेकिंग में हम कौन से टाइप का फ्लक्स यूज़ करते हैं, बेसिक फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स, न्यूट्रल या बोथ। तो राइट आंसर है बेसिक फ्लक्स। ठीक है, आयरन मेकिंग में हम बेसिक फ्लक्स यूज़ करते हैं क्योंकि गैंग जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, गैंग कौन कौन से होता है, SiO2 होता है, MnO होता है। ठीक है, ये मेन मतलब गैंग मटेरियल होते हैं, है ना। तो इसको हमको स्लैग बनाने के लिए हमको बेसिक फ्लक्स जैसे लाइमस्टोन और डोलोमाइट ऐड करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनहेलिंग प्रोसेस अफेक्ट ऑन स्टील, है ना, सॉरी, इफेक्ट ऑफ एनहेलिंग प्रोसेस ऑन स्टील। मतलब एनहेलिंग प्रोसेस का इफेक्ट स्टील में क्या होता है। ये स्टील को हार्ड बनाता है या इसको सॉफ्ट बनाता है, इसके हार्डनेस को बढ़ा देता है या डक्टिलिटी को कम कर देता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे मेक सॉफ्ट। ठीक है, क्योंकि एनहेलिंग जब हम करते हैं ना तो मटेरियल का डक्टिलिटी बढ़ जाता है। ठीक है, और वो सॉफ्ट हो जाता है ताकि उसको फर्दर हम रोलिंग कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोडक्ट इज़ मेड बाय कॉइनिंग। तो कॉइनिंग से कौन सा प्रोडक्ट बनता है, बैजेस, कनेक्टिंग रॉड, टर्बाइन ब्लेड या सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेरिंग। ठीक है, देखो इसका ऑप्शन एक्चुअली मुझे नहीं मिल पा रहे, तो ऑप्शन तो मैंने ऑप्शन यहाँ पे इसका खुद से बनाया है। ठीक है, देखो इसका यहाँ पे राइट आंसर है बैजेस। बैजेस जो है वो कॉइनिंग प्रोसेस से बनता है। ठीक है, बाकी कनेक्टिंग रॉड और ये सब बाकी अदर प्रोसेस से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज डन इन इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग। तो इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग में किस टाइप की वेल्डिंग होती है, इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल, मेटल कंज्यूमेबल, इलेक्ट्रोड एंड मेटल कंज्यूमेबल या गैस कंज्यूमेबल। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल। ठीक है, तो यहाँ इसका जो इलेक्ट्रोड होता है वो कंज्यूमेबल होता है, मतलब धीरे धीरे वो कंज्यूम होने लगता है, फिर बार बार हमको चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनदर नेम ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब। कार्बन नैनो ट्यूब का दूसरा नाम क्या है, C60, CNT, बकी ट्यूब या ग्रेफाइट। तो राइट आंसर है यहाँ पे बकी ट्यूब। ठीक है, बकी ट्यूब क्या है, कार्बन नैनो ट्यूब को ही बोला जाता है। इसमें क्या होता है, मैंने इससे पहले बताया था ना ग्रेफाइन। तो ग्रेफाइन जो होता है वो फ्लैट होता है। ठीक है, ऐसे अब यही जो फ्लैट ग्रेफाइन है उसको हम मोड़ के अगर ट्यूब बना दें तो यही बन जाता है कार्बन नैनो ट्यूब। ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब बहुत की जो कार्बन नैनो ट्यूब है उसकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, एक्सीलेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, हाई स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, टफनेस बहुत ज़्यादा होता है। तो कार्बन नैनो ट्यूब पे अभी भी रिसर्च चल रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छी मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है कार्बन नैनो ट्यूब की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सैंड कास्टिंग टेंडेंसी ऑफ सैंड पार्टिकल टू फॉर्म बॉन्ड विथ ईच अदर इज रिलेटेड टू विच प्रॉपर्टी। ऑप्शन है एडहेसिवनेस, कोहेसिवनेस, परमेबिलिटी या प्लास्टिसिटी। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो आपका सैंड है ना, सैंड का आपस में बॉन्ड बनाने का जो टेंडेंसी है उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे राइट आंसर है कोहेसिवनेस। ठीक है, तो सैंड का आपस में जो बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी उसको बोलते हैं कोहेसिवनेस। और एडहेसिवनेस किसको बोलते हैं, सैंड की वो प्रॉपर्टी जिससे वो किसी और सरफेस के साथ बॉन्ड बनाए, जैसे मोल्ड का कोई और सरफेस है उसके साथ जो बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी होगी ना उसको हम बोलेंगे एडहेसिवनेस। और आपस में जो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होगी सैंड की वो होता है कोहेसिवनेस। ठीक है, परमेबिलिटी आप जानते हो, परमेबिलिटी मतलब पार्टिकल्स के बीच में कितना गैप होता है। अगर गैप ज़्यादा होगा तो मतलब गैसेस वगैरह आसानी से पास हो जाएगी। ठीक है ना। और प्लास्टिसिटी मतलब कितना आसानी से फ्लो कर सकता है, एक तरह से बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टी ऑफ सॉफ्ट मैग्नेट इज। तो सॉफ्ट मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी होती है, लो सैचुरेशन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटाइजेशन, हाई परमेबिलिटी, लो कोरिसिविटी। ठीक है, तो ऑप्शन में इतना पढ़ूंगा नहीं, आपको सीधा राइट आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, इसका होता है
हाई मैग्नेटिक, हाई सेचुरेशन, मैग्नेटाइजेशन, हाई परमेबिलिटी और लो कोरिसिविटी, ये सॉफ्ट मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्दर प्रोसेस आफ्टर बिलेट कास्टिंग टू फॉर्म अनदर प्रोडक्ट, मतलब बिलेट कास्टिंग के बाद हम कौन सा प्रोसेस करते हैं कुछ और प्रोडक्ट बनाने के लिए बिलेट से। ऑप्शन है रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन या डीप ड्राइंग। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब यहाँ पे मुझे लगता है और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एक्सट्रूजन भी हो सकता है, रोलिंग भी हो सकता है, बट हमको यहाँ पे एक आंसर चूज़ करना है, तो यहाँ पे सेफ आंसर होगा रोलिंग। ठीक है, क्योंकि जो है हम बिलेट का इस्तेमाल ज़्यादातर रोलिंग में ही करते हैं ना, रोलिंग के थ्रू फिर अलग अदर बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए रोलिंग। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्रायोजेनिक हीट ट्रीटमेंट इज़ डन एट टेम्परेचर, तो क्रायोजेनिक हीट ट्रीटमेंट किस टेम्परेचर में हम करते हैं। ऑप्शन है बिलो 723, एबो 723, बिलो 190 डिग्री सेल्सियस या बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर है यहाँ पे बिलो 190 डिग्री सेल्सियस, मतलब काफ़ी लो टेम्परेचर होता है। क्रायोजेनिक मतलब नाम से ही है कि बहुत लो टेम्परेचर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ये था राउरकेला स्टील प्लांट का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको और कुछ क्वेश्चंस याद आते हैं इसके अलावा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है कि नहीं ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।